नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मैं बांझ नहीं हूँ। आज घर में चहल थी। नीरज और रिया की शादी की वर्षगांठ थी। दोनों का पूरा परिवार और सगे संबंधी इकट्ठे थे। औरतें अपनी आदत अनुसार रिया को मातृत्व का आशीष दे रही थीं। रिया की चाची सास, अरे शादी को पूरा साल हो गया है, अब कब तक हमें वंचित रखोगी? बस जल्दी से पोते का मुंह दिखा दो, फिर हम भी गंगा स्नान कर लें। सुनकर रिया शर्मा गई और नीरज भी हंसते हुए, हाँ हाँ चाची, हमारे बच्चों को आप ही पालना, फिर वो दादी दादी करेंगे तो आप ही परेशान हो जाएंगी। सब हंसने लगे। रात को खाना खाकर सब मेहमान चले गए। रिया ने नीरज से बच्चे की बात की तो नीरज कहने लगा, अरे क्या तुम भी औरतों की बातों में आ गई? अभी 1 साल ही तो हुआ है शादी को। तुम चिंता मत करो, अब मेरा प्रमोशन होने वाला है, फिर देखो मैं बच्चों की लाइन लगा दूंगा। कहते कहते दोनों हंसने लगे। दोनों आपस में खुश थे। ना कोई चिंता ना कोई अनबन। रिया ससुराल में सबकी चहेती थी। वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। शादी को 4 साल हो गए थे। रिया की सास व अन्य परिवार की औरतें बस एक ही रट रखती थीं कि घर में किलकारी कब गूंजेगी। उनका दबाव भी स्वाभाविक था। आखिर दादा दादी को पोते पोती की कितनी चाहत होती है। रिया समझती थी इस बात को। वो भी मातृत्व सुख भोगना चाहती थी। उसे भी चिंता होने लगी, वो अब तक इस सुख से वंचित क्यों है। घर पर किसी से तो नहीं, बस नीरज से ही वो इस बारे में बात करती थी। नीरज हमेशा टाल जाता था कि ऐसी भी क्या चिंता है, आज ही कौन सी उम्र निकल रही है। एक दिन बिना बताए वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चली गई। सारे टेस्ट नॉर्मल थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिससे साबित हो सके कि रिया में कोई कमी है। अब वो जान गई कि कमी नीरज में ही है। उसने नीरज से बात की और चेकअप के लिए बोला, पर चेकअप का नाम सुनते ही भड़क गया। अरे क्या बच्चा बच्चा रट लगा रखी है, हो जाएगा बच्चा भी, और नहीं होगा तो क्या जीवन खत्म हो जाएगा? चिल्लाते हुए वो ऑफिस चला गया। रिया की परेशानी और बढ़ गई थी। अब घर वालों की नजरें भी रिया के प्रति बदल गई थीं। मोहल्ले की औरतें भी उसे देख कानाफूसी शुरू कर देती। इधर नीरज भी कुछ सुनता नहीं था। रिया घुटने लगी थी अंदर ही अंदर। उसने सोचा थोड़े दिन मम्मी के यहाँ रह आती हूँ तो मन हल्का हो जाएगा। नीरज उसे छोड़ आया। वहां भी वो बेचैन ही रहती, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। 25 दिन रहकर लौट आई। आने के बाद गौर किया कि सबका रवैया उसके प्रति बदला सा है। नीरज भी ठीक से बात नहीं करता था। उससे एक दिन अलमारी ठीक करते नीरज के पुराने पेपर मिले। देखा तो दंग रह गई। नीरज की रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि नीरज पिता नहीं बन सकता। उसने नीरज से बात की। शादी से पहले उसे चेकअप कराने की क्या जरूरत पड़ गई? नीरज पहले तो आनाकानी करने लगा, फिर रिया के दबाव डालने पर वो मजबूर हो गया। उसने बताना शुरू किया, मैं शादी से पहले 5 साल बेंगलोर में रहता था। वहां मैं नेहा के साथ लिव इन में था। साथ रहते रहते 2 साल हुए तो दोनों ने बेबी प्लानिंग का सोचा। बात नहीं बनी तो हम दोनों ने चेकअप कराया जिसमें नेहा की रिपोर्ट नॉर्मल थी और मुझ में कमी थी। थोड़े समय बाद नेहा मुझे छोड़कर चली गई। अब मुझे डर था कि तुम सच जान गई तो मुझे छोड़ जाओगी। रिया रोने लगी, कहने लगी, तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए बस। वो नीरज से लिपट गई। नीरज ने फिर अपना तीर छोड़ा। तुम घर में अभी कोई जिक्र मत करना, समय आने पर मैं संभाल लूंगा। घर पर नेहा का किसी को नहीं पता। रिया ने आदर्श पत्नी का फर्ज निभाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। एक बार रिया की बुआ सास आई। रिया उनको प्रणाम कर उनकी आवभगत करने लगी। रिया की सास अपनी ननद को लेकर सीधा अपने कमरे में चली गई। रिया को थोड़ा अजीब लगा। वो चाय नाश्ता लेकर जब सासू माँ के कमरे तक पहुंची तो ठिठक गई। कुछ आवाज कान में पड़ी कि किसी परिवार की, किसी लड़की की बात हो रही है और रिया की सास खुश होते हुए बोल रही हैं कि बात पक्की है। रिया को देख दोनों चुप हो गई। रिया आ गई पर उसे बेचैनी सी महसूस हुई कि आखिर बात क्या है। उसने नीरज से बात करने की कोशिश की पर वो बोला कि मुझे औरतों की बातों का क्या पता, और बाहर चला गया। नीरज की बुआ 2 दिन वहीं रही। ननद भाभी में गुपचुप बातें चलती रहती। रिया को खटकता पर किससे कहती। खैर उसने नीरज पर दबाव डाला और नीरज को बताना पड़ा, देखो रिया, तुम मुझे या मेरे परिवार वालों को गलत मत लेना। हम सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, खासकर मैं। माँ को बच्चा चाहिए जो मेरा हो।
इस घर का चिराग हो। माँ जबरन मेरी दूसरी शादी करवा रही हैं। उन्होंने कोई लड़की भी देख ली है शायद। मैंने बहुत मनाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर वो नहीं मानी। वो सोचती हैं कि तुम्हारी कमी की वजह से उन्हें चिराग नहीं मिल रहा। रिया ने खुद को संभाला और बोली, तो तुमने उन्हें बताया नहीं कि कमी कहाँ है? रिया की बात स्पष्ट और कठोर थी, जो नीरज के पौरुष को चकनाचूर कर रही थी। नीरज सहमा पर गर्वित सा बोला, मैं उन्हें नहीं बता सकता सच। अब देखो यार, स्थिति को समझो ना। मैं कैसे? देखो, मैं न सच बता सकता हूँ और ना उनका ज्यादा विरोध कर पाऊंगा। तुम जानती हो उनका स्वभाव, ऊपर से बुआ और काकी का साथ। नाना, नहीं नहीं, मुझसे ना होगा। का क्या मतलब ना होगा? क्यों नहीं होगा नीरज तुमसे? रिया क्रोध में नीरज का कॉलर पकड़कर चीख पड़ी। नीरज देखो रिया, मैंने कब बोला कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ? तुम आराम से यहाँ रहना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं खुद तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम यहाँ रहना चाहो यहाँ रहना, अपने मायके रहना हो मायके रहना, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे खर्च मैं उठाऊंगा। रिया बेसुध सी पलंग पर गिर पड़ी, बेजान। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। कितना विश्वास किया नीरज पर उसने, ऐसी वफा निभाई और सास ससुर की तन मन से सेवा की, ये फल मिला उसे। अचानक रसोई से सास की आवाज आई। रिया मुंह धोकर रसोई में रात की रसोई करने चली गई। वहां अचानक उसका जी घबराने लगा, चक्कर और उबकाई होने लगी, तो फौरन अपने कमरे में भागी। पीछे पीछे सासू माँ भी आ गईं। खुश होते हुए रिया की बलैया लेने लगीं और कहने लगीं, कान तरस गए थे तेरी उबकाई की आवाज सुनने को। पर मम्मी जी, रिया को बीच में चुप कराते सासू माँ बोली, चुप कर, ये बाल ऐसे सफेद नहीं किए हैं मैंने। तू आराम कर, मैं नीरज को भेजती हूँ। खुश होते हुए देवता का धन्यवाद करते हुए सासू माँ कमरे से चली गईं। तभी नीरज आया, हैरान परेशान। ये सब क्या है रिया? कैसे? क्या हुआ नीरज बाबू? रिया हंसी पर नीरज के भाव बदल गए। बकवास बंद करो, मैं बाप नहीं बन सकता ना। मैंने कोई इलाज करवाया तो ये कैसे संभव है? सच सच बताओ, कौन है वो? नीरज गुस्से में चिल्ला रहा था। रिया पलंग से उठी और नीरज के पास आकर आराम से बोली, सस सस धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। क्या फर्क पड़ता है? ये बच्चा किसका है? कहाँ से आया? इस वक्त ये बच्चा आपकी ढाल बनेगा, आपकी मर्दानगी की ढाल। किसी को शक भी ना होगा पर आप पर। आपका पड़ोस भी बचा रहेगा और आपको मुझसे दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। क्या कहते हो? है ना गुड आइडिया? नीरज ने एक तमाचा रिया की गाल पर लगा दिया और चिल्लाया, उल्टा बच्चलन, किसी और का पाप मेरे सिर मरना चाहती है? बोलिए, किसका पाप है? यो याद आया, अभी मायके गई थी ना, वहीं से ना पुराना आशिक है कोई तेरा। बोल। नीरज का चिल्लाना सुनकर सब आ गए। नीरज को गुस्से में याद भी न रहा कि वो किसके सामने क्या बोल रहा है। पूछिए इससे कि जब मैं बाप नहीं बन सकता तो ये बच्चा कहाँ से? बोलते बोलते नीरज चुप हो गया। शायद उसे पछतावा हो रहा था कि उसका सच सबके सामने आ गया। सब हैरान थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। फिलहाल बार रिया पर किए गए। रिया तटस्थ थी, सबके बार झेलने को तैयार। तो आदरणीय, सच तो आप अपने लाडले बेटे के मुंह सुन ही चुके हैं। अब मुझे दोष मुक्त किया जाए। मेरे पूजनीय पतिदेव, इतना ही समझा आपने मुझे? इतना ही विश्वास था मुझ पर? खैर, विश्वास तो मुझे भी था, पर कहाँ टिका। आपके पड़ोस के आगे चूर चूर हो गया। बुआ जी, मम्मी जी, आप अगर नीरज की 10 शादियां भी करा देंगी तो भी आप दादी न बन पाएंगी। ये बात आपके बेटे खुद आपके सामने स्वीकार की है। और मैं माँ बन सकती हूँ, ये भी। रिया बोलती जा रही थी और सब सुनते जा रहे थे। आबाक, मुझे एकादशी व्रत की वजह से जरा सा बीपी क्या हुआ? नीरज, तुमने तो मुझे उल्टा बच्चलन की डिग्री थमा दी। अरे, खुद तो शादी करने चले थे झूठी शान के लिए। करो शादी, क्या होगा? कब तक भागोगे सच्चाई से? मैं इतने समय से चुप थी, मर्यादित थी, सब झेल रही थी, पर एक शब्द न निकाला मुंह से तुम्हारी खातिर। नीरज, पर तुमने तो हद कर दी यार। वाह, क्या सोच है। मुझे माफ करना, मैं और नहीं रुक सकती। रिया ने खुद को मजबूत रखा, ना आंसू बहाए, ना कमजोर पड़ी। अपना सामान पैक करने लगी। सबने माफी मांगी पर रिया फैसला ले चुकी थी। नीरज तो उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। रिया ने कंधा पकड़कर उसे खड़ा किया और बोली, घबराओ मत नीरज, मेरा खर्च तुम्हें नहीं उठाना पड़ेगा।
जाते जाते स्पष्ट और आत्मसम्मान के लहजे में बोली, मैं बांझ नहीं हूँ, और देहरी लांग गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।